is more powerful than act itself. Threat मतलब किसी को धमकी, डराना, धमकाना, is more powerful than act itself. जैसे हम यहां खड़े हैं, हम इनको कहा कि एक मार देंगे, ऐसे बोलने से डर जाएगा, थोड़ी सी डर गई ना, लग ना जाए, है ना, डरी थोड़ी सी। तो आप किसी को कहेंगे हमको डराई धमकाइए मत, पुलिस में कंप्लेन करेंगे अपने पड़ोसी को, पानी नाली का पानी घर का झगड़ा चल रहा है, पुलिस में कंप्लेन करेंगे। बार बार कहते कई बार झगड़ा होता है, एक दिन जाके आप पुलिस में कंप्लेन कर ही देते हैं। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस उनको बुलाती है थाने, जवाब लिखवाती है, वापस भिजवाती है। फिर आप गए पुलिस में कंप्लेन कर, अरे कर दे, क्या करते हैं, पुलिस देख लिया आपने, पुलिस को हमने देख लिया, ऐसे ही बोलेगा ना, फिर बाद में उसका डर खत्म हो जाएगा, उस संदर्भ में उसका डर खत्म हो जाएगा, पुलिस को कंप्लेन करने का डर खत्म। कोई अपराधी है जेल जाकर के वापस आ गया, उसको अगर कोई कहेगा जेल भिजवाएंगे, अरे जेल का बहुत पानी आटा खा के हम आए हैं बोले, है ना, वो डरने वाला नहीं है फिर उससे। तो एक्चुअली कोई काम करने के बजाय अगर केवल बोलने से ही काम चल रहा है तो पहले उसी से काम चलाइए। तो ये कहना है कि थ्रेट इज मोर पावरफुल देन द एक्ट इटसेल्फ। जैसे इसका उदाहरण एक देता हूं आपको। जब संविधान सभा में आरक्षण नीति का प्रस्ताव आया, आर्टिकल 15(4) क्लॉज जो अभी है, तो क्लास तो बाद में आया, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 जो लिखे जा रहे थे, तो इक्वालिटी की बात हो रही थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी। आर्टिकल 15 का टाइटल ही है इक्वल अपॉर्चुनिटी। कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आरक्षण देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो भाषण में कांग्रेस के जो तत्कालीन नेता थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये इन लोगों को आरक्षण देने का मतलब है प्रशासन का सत्यानाश करना, प्रशासन की पूरी कार्यक्षमता, एग्जीक्यूटिव की जो पूरी परफॉर्मेंस है वो बर्बाद हो जाएगी। ये लोगों की वजह से ना हम चला पाएंगे ना ये चला पाएंगे, तो चला ही नहीं पाते, हमको भी नहीं चलाने देंगे। मतलब उनकी इस प्रकार के आर्गुमेंट, कांग्रेस पार्टी के प्रबुद्ध लोगों के, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन देने से प्रशासन की कार्यक्षमता घटेगी, इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल डिक्रीज। इसलिए आर्टिकल 335 है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी बैकवर्ड क्लास के आदमी को नियुक्त करते समय यह जरूर ध्यान में रखा जाए कि प्रशासन की कार्यक्षमता इससे घटेगी तो नहीं। और इसी का हवाला दे करके रिजर्वेशन पॉलिसी में बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो वो क्या दो रीजन, वो बड़े टिपिकल रीजन देते रहते हैं प्रशासनिक लोग कि suitable candidates are not available, so the post are vacant। जनरली आंसर होता, पूछे कि क्यों वो वैकेंसी है, तो उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल है। ये बड़ा ट्रेडिशनल जवाब रहा। अब हुआ क्या है कि बहुत फिर एजुकेशन में लोगों ने इन्वेस्ट किया, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, पीएचडी वाले लोग हैं, या पीएचडी वाले हमारे साथी यहाँ बैठे हुए मैथमेटिक्स में पीएचडी लेकर के प्राइवेट में जो है पढ़ा रहे हैं। तो अब क्या लिख रहे हैं, दोज हु आर अवेलेबल। एक तो पहले जो है सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, दोज हु आर अवेलेबल दे आर नॉट कैपेबल। दोनों शब्द लिख कर, या तो पहले एक जमाना था कि कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, सीधा सीधा कोई मिलता ही नहीं, मतलब उसको एलिजिबल ही नहीं है। अब जो आया तो बोले ये सुटेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है करने के। ये बड़ा ट्रेडिशनल उनका जवाब उसमें होता है। आर्टिकल 335 में जबरदस्ती डाला गया है संविधान में ताकि रिजर्वेशन की स्कीम को काउंटर किया जा सके। तो जब ये लाई जा रही थी स्कीम, संविधान में लिखा जा रहा था, जब डिबेट हुई और ये कांग्रेस पार्टी के लोग पूरा एडमेंट हो करके उसका विरोध कर रहे थे, तो एक ऐसा सैचुरेशन आया
कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी गुस्सा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको लगता है नहीं देना चाहिए, नहीं दीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी तो उन लोगों की थी कांग्रेस पार्टी की संविधान सभा में। लेकिन इससे पहले 2 सवालों के ऊपर आप चिंतन करिए कि आप ऐसा करते हुए किस प्रकार का राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। Which kind of nation you are going to create? Do you really want to build a strong nation? If at all, if this is in affirmation, if at all you want to make a strong nation, then your methodology has to be of building a participatory representative democracy. Because representative democracies are the most powerful nation building processes. प्रातिनिधिक लोकतंत्र सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। प्रातिनिधिक आप बनाने चाह रहे हैं सशक्त लोकतंत्र, बनाइए। आप सशक्त यंत्रणा बनाओगे, और मैं ये मानता हूं कि इस देश में सशक्त, इफिशिएंट, सक्षम लोग केवल ब्राह्मण ही है। मैं एग्री करता हूं, ईमानदारी से एग्री करता हूं कि ब्राह्मण बड़े पढ़े लिखे लोग, ज्यादा संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं और सक्षम लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं। लेकिन राष्ट्र किस प्रकार का बनाना चाहते हो? राष्ट्र सशक्त बनाना चाहते हो तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र अपनाना होगा, और राष्ट्र को भी केवल आप सक्षम राष्ट्र बनाना चाहते हो, बनाइए सक्षम लोकतंत्र, सक्षम राष्ट्र। अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, टाइमली डिसबर्समेंट होगा, कोई केस पेंडिंग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक भी हमारे SC ST OBC के जजेस बनते नहीं है, लेकिन वहां पर 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ये उनकी सक्षमता है आज की तारीख। वहां आरक्षण नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 4.5 हो गए होंगे मुझे तो लगता है, हाँ अब हो गया होगा, मैं पुराना डेटा दे रहा हूं सर, सही बात है। तो 6 करोड़ पेंडिंग है, सक्षम लोगों का ये परफॉर्मेंस है। तो बाबा साहब ने कहा कोई बात नहीं है, आप बनाइए, सक्षम वाला बनाइए। मैं प्रस्ताव कर रहा था प्रातिनिधिक, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि आप लोग एक सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए यहां बैठे हो। एक सशक्त राष्ट्र, एक स्ट्रॉन्ग नेशन, पावरफुल नेशन बनाना चाहते हो, तो नेशन का मतलब होता है वी फीलिंग, अपनत्व की भावना। ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरी कंट्री है, ये मेरी गवर्नमेंट है, ये दिल्ली मेरे देश की राजधानी है। ये भावना अगर प्रत्येक नागरिक के मन में पनपेगी, ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना सबके अंदर होगी, तो वो राष्ट्र सशक्त होगा। हर व्यक्ति उस राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसके निर्माण के लिए, उसमें ताकत पैदा करने के लिए योगदान कर रहा होगा। जब उसको लगेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा तब लग सकता है जब उसकी सहभागिता होगी, प्रतिनिधित्व के द्वारा उसकी सहभागिता होगी, और अलग अलग समाज के विभिन्न स्तरों से प्रतिनिधि उसमें होंगे। अब जाना चाहते हैं सर, उधर जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। और अगर सब लोगों को यह नहीं लगेगा कि ये मेरा देश है, यू बी रेडी, आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि बगल वाला कोई देश आपके ऊपर हमला करेगा। आप सशक्त अपनी पार्लियामेंट बनाइए, सशक्त अपनी विधानसभा बनाइए, सशक्त अपना मंत्रालय बनाइए, सशक्त आपका सचिवालय बनाइए। जब सचिवालय सशक्त आपके हिसाब से तब होगा जब वो ब्राह्मणालय होगा। आपका सचिवालय, तब लोग उसको सचिवालय नहीं कहेंगे, ब्राह्मणालय कहेंगे, क्योंकि सारे ब्राह्मण उसमें बैठे हुए होंगे। आपकी पार्लियामेंट तब पार्लियामेंट नहीं कहलाएगी, वो ब्राह्मण संसद कहलाएगी। और आप अपने आप को सशक्त समझ रहे, मैं भी मान रहा हूं आप सशक्त है। जब इस देश के ऊपर हमला होगा, तब लोगों को लगेगा ब्राह्मणों के ऊपर हमला हो रहा है, तो फिर खाने के लिए, मार खाने के लिए तैयार रहिए। देश के लोग बचाने के लिए नहीं आएंगे,
तुम्हारी पार्लियामेंट के ऊपर हमला करेंगे तो लोग बोलेंगे ब्राह्मणालय के ऊपर हमला हो रहा है। आम आदमी को लगेगा नहीं, ये मेरी सरकार है, ये मेरा देश है, ये मेरी संसद है, ये मेरे देश की राजधानी दिल्ली है, मेरा भी एक आदमी संसद में बैठा हुआ है। ये नहीं लगेगा लोगों को। तो ऐसा राष्ट्र जिसमें लोगों को ये लगता नहीं है कि मेरी सरकार है, वो सरकार भी और वो राष्ट्र भी कमजोर राष्ट्र और कमजोर सरकार होती है। तब नहीं, फिर ऐसा जब बाबा साहब ने बोला उनको, फिर बैठ गए। फिर दूसरे ब्राह्मण खड़े हो गए, नहीं अंबेडकर जी सही कह रहे। शेड्यूल कास्ट के लोग ब्रिटिश आर्मी में कितना काम किए, सक्षम लोग हैं। शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी इतने सारे लड़ाकू लोग हैं, आर्मी को संभाल लिया। फिर तारीफ करने लगे, कोई फेल्योर नहीं है, गलत है ये। अब फिर ब्राह्मणों में से कुछ लोग खड़े हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में उधर बोलने लगे। तो ये चीज क्या हुई, टैक्टिकल चीज है ये। मैं आपको टैक्टिकल चीज समझा रहा हूं।